हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है। आज की क्लास में अपने एमसीक्यू जो रहने वाले हैं वो टारगेट रहेंगे प्री के लिए, एम्स प्री के लिए जो आपका एग्जाम अभी है। तो देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है। वेबर फर्गुसन अप्रोच इज यूज्ड फॉर। वेबर फर्गुसन जो अप्रोच है वो किसके लिए यूज की जाती है? मैस्टोइडेक्टोमी के अंदर, मैग्जिलेक्टोमी के अंदर, मैरिंगोप्लास्टी के अंदर, या फिर मैंडिबुलेक्टोमी में वेबर फर्गुसन अप्रोच इज यूज्ड फॉर। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना। तो ये जो अप्रोच होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक इंसिजन लगाते हैं। और कहाँ लगता है इंसिजन? इंसिजन लगता है अपना किधर? लेटरल रेनोटोमी इंसिजन। नोज के लेटरली साइड के अंदर क्या लगता है? इंसिजन लगता है। और इसमें साथ में अपना जो अपर लिप होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, और जिसकी वजह से अपन क्या प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन कर सके, अपने को प्रॉपर तरीके से एक्सेस मिल जाए उस पूरे फ्लोर का। तो कहाँ लगता है इंसिजन, किसकी कौन सी कंडीशन के अंदर लगता है? तो अपना आंसर क्या रहेगा इसमें? मैग्जिलेक्टोमी। ठीक है, जब मैग्जिला को रिमूव करना होता है तब हम इस प्रकार का अप्रोच या फिर इस प्रकार के इंसिजन का यूज में लेते हैं। क्या नाम है इसका? वेबर फर्गुसन इंसिजन या फिर वेबर फर्गुसन अप्रोच टू ट्रीट। कोई वहाँ पे ट्यूमर बन गया है उसको बाहर निकालना है तो आप इस अप्रोच से मैग्जिलेक्टोमी कर सकते हो, इस अप्रोच से वहां से ट्यूमर आप रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा? मैग्जिलेक्टोमी। ये देखिए, ये इसकी इमेज है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंसिजन हमने लगाया। ठीक है, लेटरल रिनोटोमी के साथ में मैग्जिलेक्टोमी, और यहाँ पे अपने अपर लिप तक जो है वो इंसिजन को हमने एक्सटेंड किया है। और साथ में ये ऑर्बिटल नर्व को भी क्या करते हैं, इसमें जो ट्यूमर वगैरह होता है तो वो लोअर ऑर्बिटल नर्व को भी यहाँ पे इंजरी करता है, तो उस वहां तक जो अपन इंसिजन को कवर अप करते हैं। फिर बाद में से ये जो स्किन का जो फ्लैप है ये अपन इसको डायरेक्टली ऐसे उल्टा करके अपन यहाँ से जो मैग्जिला है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट। आपके पास में देखिए, ये आपके सामने पता लग गया क्या? मैग्जिला की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आराम से दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इन्होंने ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है ये क्या है? फ्लैप है दोनों ही। ठीक है, और फ्लैप से आफ्टर मैग्जिला रिमूव, फ्लैप से हम इसको वापस से स्टिच भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के अप्रोच, इस प्रकार के इंसिजन के अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? वेबर फर्गुसन अप्रोच। किसके लिए काम में लेते हैं? तो मैग्जिलेक्टोमी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन यंग्स सिंड्रोम। यंग्स सिंड्रोम के अंदर हमें कौन सी फॉलोइंग कंडीशन है वो हमें दिखाई देती? एजोस्पर्मिया, ब्रोंकाइक्टेसिस, इनफर्टिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। प्री के लिए काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन यंग्स सिंड्रोम। एजोस्पर्मिया, ब्रोंकाइक्टेसिस, इनफर्टिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यंग सिंड्रोम का आंसर निकलेगा अपना ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। यंग सिंड्रोम क्या होता है? यंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? एजोस्पर्मिया प्लस और क्या देखने को मिलेगा आपको? साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन, और क्या देखने को मिलेगा आपको? इनफर्टिलिटी। इसलिए
ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है किसमें, यंग्स सिंड्रोम के अंदर, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वाली कंडीशन इसके अंदर करेक्ट होगी। ठीक है, साइनो पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पल्मोनरी इन्फेक्शन अपना कौन सा है इसके अंदर, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन दिखाई देती है। सिक्रेशंस बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लगते हैं जिसकी वजह से जो आपका वैस डिफरेंस जो होता है उसके अंदर जो थिक म्यूकस वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया देखने को मिलता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी फिर बाद में देखने को मिलती है। ठीक है, थिक म्यूकस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो स्पर्म वगैरह है वो ऑलरेडी पहले से ही कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं, एजोस्पर्मिया के अंदर, और आगे जाके क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। तो इस वजह से इस सिंड्रोम को हम और क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, आपको यंग सिंड्रोम अगर ऑप्शन में नहीं देंगे तो ये भी दे सकते हैं, ऑल्सो नोन एज साइनसाइटिस इनफर्टिलिटी सिंड्रोम। इसके अलावा इसको हम बैरी पर्किंस यंग सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, थर्ड एमसीक्यू है अपना नेक्स्ट, एन एल्डरली डायबिटिक विथ एक्सक्रेटिंग पेन इन द ईयर। एक एल्डरली डायबिटिक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ईयर के अंदर। अपीयरेंस ऑफ ग्रेन्युलेशन इन द मीटस, ईयर का जो मीटस है वहां पर उसको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेन्युलेशन की कंडीशन वहां पर दिखाई दे रही है। स्कल बेस इन्फेक्शन विथ फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, वहां पे और क्या देखने को मिल रहा है, स्कल बेस इन्फेक्शन है उसको, और फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन भी वहां पे है पेशेंट को। शुड बी ट्रीटेड विद, ऐसे पेशेंट को हमें किससे ट्रीट करना चाहिए। तब वापस से रिपीट कर रहा हूँ एमसीक्यू को, एन एल्डरली डायबिटिक विथ एक्सक्रूएटिंग पेन इन ईयर, appearance of granulation in meatus, skull base infection with facial paralysis, should be treated with penicillin, ciprofloxacin, सेकेंड जनरेशन cephalosporin या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मीटस है, मीटस आपका ईयर का कौन सा पार्ट होता है, तो एक्सटर्नल पार्ट के अंदर आप पढ़ते हो मीटस वगैरह। ठीक है, और वहाँ पे उसको पेन भी हो रहा है। ठीक है, साथ साथ में स्कल बेस इन्फेक्शन भी है और उसको फेशियल पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आप यहाँ से सजेस्ट करोगे कि ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और ऐड की गई है, वो है क्या, स्कल बेस इन्फेक्शन। स्कल बेस इन्फेक्शन हुआ है मतलब स्कल की कोई बेस की कोई बोन का यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो ईयर के पास में बेस कौन बनाती है, तो ईयर के पास में बेस कौन बनाती है आपकी, टेम्पोरल बोन। ठीक है, ईयर के पास में बेस कौन बनाती है, टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन में इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है, तो एक प्रकार की क्या कंडीशन हो गई, ओस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना प्लस ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड बेस ऑफ द स्कल। बेस ऑफ द स्कल में क्या हो चुका है, ओस्टियोमाइलाइटिस होने की वजह से उसकी जो स्कल बेस जो बोन है वहां में क्या है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो पेशेंट को हुआ है। वो साथ में फेशियल पैरालिसिस देखने को मिली है। अब उसको ट्रीट कैसे करोगे, अब देखिए मैलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया का हॉलमार्क आप साइन अगर पूछे अगर आपसे कोई से, तो वो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ग्रेनुलेशन इन द मीटस। ठीक है, आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रेनुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्पोरल बोन में इन्फेक्शन हो रहा है। अब टेम्पोरल बोन से इन्फेक्शन होके कहाँ पे जाएगा आपका, नर्व्स के अंदर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल नर्व। अब इंट्राक्रेनियल नर्व इन्फेक्ट होने की वजह से पेशेंट में क्या साइन आ रहा है, फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, सभी प्रकार के साइन को हमने देख लिया। अब ये जो कंडीशन है वो एक पैथोजन की वजह से होती है। इस पैथोजन का क्या नाम होता है, सबसे पहले तो कौन से पेशेंट में होती है, तो इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड,
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलती है। इसका जो मेन कोज होता है वो होता है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। तो स्यूडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब ड्यू टू ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस है वो क्या रहेगी, पेनिसिलिन। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, पेनिसिलिन आप यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड करोगे। ठीक है, पेनिसिलिन के साथ में आप और क्या दे सकते हो, थर्ड जनरेशन क्या दे सकते हो, सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दे सकते हो। सेकंड जनरेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो आई ड्रॉप में, सॉरी ईयर ड्रॉप के अंदर, क्योंकि ईयर इन्फेक्शन है तो एक्सटर्नल ईयर में तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा आपका, डायरेक्ट आप पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेप्टल हीमेटोमा इज ट्रीटेड विथ, सेप्टल हीमेटोमा वो उसको हम किस प्रकार से ट्रीट करोगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज से, एंटीबायोटिक से, नेजल पैकिंग से, या फिर डीकंजस्टेंट से। सेप्टल हीमेटोमा को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, तो देखो सेप्टल हीमेटोमा अगर किसी को नहीं पता है तो आपको आपने एक नाम पढ़ा होगा, सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज कहाँ पे होता है, अपनी नेजल कैविटी के अंदर होता है। वहां पर क्या बन गया, हीमेटोमा बन गया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज। क्या रहेगा, इंसिजन ड्रेनेज यहाँ पर बेस्ट आंसर नहीं रहेगा। ये एक प्रकार से इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, इसको अपन जल्दी से जल्दी इसको क्या करना, इंसिजन एंड ड्रेनेज करके हेमेटोमा को बाहर निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि ये आगे जाके क्या कोज कर देता है, सेप्सिस और इस्चेमिया, स्कीमिया, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका, इंसिजन एंड ड्रेनेज। इस इमेज के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बीच में क्या है आपका सेप्टल कार्टिलेज है, उसके सराउंडिंग क्या हो गया है, हीमेटोमा बन चुका है, इसे हमने क्या कहा, सेप्टल हीमेटोमा। ठीक है, और पीछे क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, नोज की है, दोनों साइड में आपको आईज दिख रही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 10-year boy present with discharge and hearing disturbance in the left ear। एक 10 साल का बच्चा है जिसके कान में से डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में हियरिंग में उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द लेफ्ट ईयर सेंट्रल परफोरेशन इज नोटेड। सेंट्रल परफोरेशन मतलब क्या होता है कि सेंट्रली वहां पर क्या देखने को मिलता है कि परफोरेशन हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन। अब यहाँ पर आपका सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा अगर सेंट्रल परफोरेशन हुआ है तो, ईयर में सेंट्रल परफोरेशन होता है तो आपका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैरिंगोप्लास्टी, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टोमी, रेडिकल मेस्टोइडेक्टोमी, या फिर क्लियरेंस एंड एंटीबायोटिक्स। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो मैं एक्सक्लूड कर ही रहा हूं पहले से, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो देखो सेंट्रल परफोरेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या बन गई है, ओपनिंग बन गई है। ये इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल परफोरेशन। ओपनिंग होके यहाँ पर क्या बन गया है, स्कार बन जाता है। अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, या फिर इसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे, बेस्ट चॉइस ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक ही है जो यहाँ पे मैरिंगोप्लास्टी जो आपको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ में अटैच कर रहा है। ठीक है, बाकी मेस्टेडेक्टोमी वगैरह करने की यहाँ पे कोई नीड है नहीं।
तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेरिंगोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? रिपेयर ए होल इन ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर कोई होल हो गया तो उसको हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये होता है मेरिंगोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब रिपेयर होना। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्यूनिक fork frequency used most commonly in the ENT clinic is likely to be which of the following? ENT क्लिनिक में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट यूज्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहती है ट्यूनिक फोर्क की। 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1020 हर्ट्ज या फिर 2048 हर्ट्ज। 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज या फिर 2048 हर्ट्ज। क्या रहेगा आंसर अपना यहाँ पे? ट्यूनिक फॉग तो सभी ने देख ही रखा होगा, नहीं देख रखा तो अभी दिखा देंगे। तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा 512 हर्ट्ज। ये रहता है अपना मोस्ट कॉमनली यूज होता है अपना ट्यूनिक फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने के लिए। अपना कितना रहता है फ्रीक्वेंसी? 512 हर्ट्ज। यही मोस्ट कॉमन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि नॉर्मली कितना रखते हैं अपन, देखिए ट्यूनिक फॉग से 256 हर्ट्ज का भी काम में लेते हैं, 512 हर्ट्ज का भी काम में लेते हैं, एंड 1024 हर्ट्ज का भी काम में लेते हैं। इतना ही वेरिएशन में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये तीनों किस में आते हैं, स्पीच की फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज अपन जो बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसी के बीच में रहती है, इसलिए इन तीन जो नंबर्स को अपन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं टेस्ट करने में। ठीक है, और मोस्ट कॉमन क्या रखते हैं अपन, कितनी फ्रीक्वेंसी रखते हैं? 512 हर्ट्ज की। ये आपको इमेज दिख रही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिक फॉर्क। इसके अंदर जो साइज दी हुई रहती है, इन तीनों में वेरिएशन रहता है। इससे फर्स्ट वाले से 120 हर्ट्ज तक रहता है, बीच में 256, एंड जो सबसे बड़ी साइज का रहता है वो 512 हर्ट्ज जो है, उतना यहाँ से क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। देखिए इससे जो टेस्ट करते हैं वो पहला टेस्ट क्या होता है? वेबर टेस्ट। एंड सेकंड वन जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? रीने टेस्ट। ठीक है, ये दो ईयर के इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन को दिखाते हैं और सेंसरी हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस को भी ये बताते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले तो कहाँ पे लगाते हैं? अगर आपको एयर कंडक्शन को असेस करना है तो आपको कहाँ पर रखना होता है? तो 2 सेंटीमीटर, एमसीक्यू है ये, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईयर कैनाल। ठीक है, एकदम ईयर के पास में नहीं रखना है, 2 सेंटीमीटर दूर रखना है, तभी अपन यहाँ पे एयर कंडक्शन को आराम से समझ पाएंगे। और अगर आपको बोन कंडक्शन का देखना है तो बोन कंडक्शन में आप कहाँ रखोगे इसको? मैस्टोइड बोन में, मतलब ईयर के पीछे। ये यहाँ पे दो सिचुएशन हो गई अपनी कि भाई कहाँ पर हमें रख के असेस करना होता है। अभी ये इमेज आप देख सकते हैं आराम से। वेबर टेस्ट में अपन कहाँ रख रहे हैं और रीनर टेस्ट के अंदर हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रीनर टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं? इसके अंदर वो क्या असेस कर रही है, फीमेल जो डॉक्टर है वो क्या असेस कर रही है, और वेबर टेस्ट में क्या असेस कर रही है। अभी हम इन दोनों टेस्ट को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ट्यूनिक फोर्क से रिलेटेड अपना टॉपिक है, तो टेस्ट भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एक में जो हेड के ऊपर रखा जाता है वो होता है वेबर टेस्ट, जो ईयर के पास में रखा जाता है ट्यूनिक फोर्क को। ठीक है, इसको यहाँ पे वाइब्रेट करके रखा जाता है, वाइब्रेट करके प्लेस करते हैं यहाँ पे। जैसे इसने पकड़ रखा है तो इसने पहले अपने हील से, थंब ऑफ हील से या फिर अपने एल्बो से जो है इसको टच करके वाइब्रेशन इसमें अंदर
लेके आते हैं, फिर बाद में इसको प्लेस किया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट ये इमेज एग्जाम में दिखा दें तो ये किसकी है, ये है रीने टेस्ट की। और ये इमेज अगर आपको दिखाए एग्जाम में तो ये किसकी है, वेबर टेस्ट की। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेबर टेस्ट के बारे में। तो देखो वेबर टेस्ट के अंदर यहाँ पर कहाँ पे रखा गया है इसको, हेड के ऊपर हम इसको रखते हैं। और ये देखो एरो का निशान है। अगर नॉर्मल होता है तो लेटरलाइजेशन दोनों तरफ होता है। लेटरलाइजेशन का मतलब जो साउंड वेव्स हैं वो कौन से ईयर के साइड में जा रही है उसे हम बोलते हैं लेटरलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल में तो क्या जाएगी, दोनों साइड के अंदर इक्वल लेटरलाइजेशन होता है। तो मतलब क्या हो गया, वेबर टेस्ट नॉर्मल है। इसके बाद में देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है अगर, तो वो किस साइड में रहता है, सेम ईयर में। ठीक है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब जब बोलोगे, जब किसी एक साइड के अंदर आपका लेटरलाइजेशन हो तो वो उसमें आप क्या देखते हो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा सेंसरी हियरिंग लॉस आप किस में देखते हो, अपोजिट ईयर के अंदर। ठीक है, दूसरा टेस्ट को यहाँ पे नीचे बताया गया है क्या, रीने टेस्ट। रीने टेस्ट के अंदर देखो दो तरीके से होता है। एक तो इसके अंदर अपन एयर कंडक्शन देख सकते हैं, दूसरा इसमें बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन के लिए कहाँ पे रख रही है, मेस्टोइड बोन के पास में। और ये यहाँ पे क्या कहाँ रख रही है, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईयर कैनाल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एयर कंडक्शन हमेशा बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है, तो कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल। बट अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा मिल रहा है आपको एयर कंडक्शन से, तो कंडीशन क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन जाता है इनसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरी हियरिंग लॉस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, in being test on alternately compressing and releasing the external or acoustic meters, the sound increase and decrease. What does this indicate? एक टेस्ट होता है बीइंग टेस्ट, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल ऑडिटरी का जो मीटर्स होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, साउंड इंक्रीज भी हो रहा है, साथ साथ में साउंड डिक्रीज भी हो रहा है। वॉट डज दिस इंडिकेट, इसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट को ऑटोस्क्लेरोसिस है, सेंसरी न्यूरल डीफनेस है, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया है, या फिर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। कौन सी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी पेशेंट में, बीइंग टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बीइंग टेस्ट। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए बीइंग टेस्ट के अंदर हम क्या असेस करते हैं, सेंसरी न्यूरल डीफनेस को हम यहाँ पे असेस करते हैं। देखो कुछ नए टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी अपने आप में अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है आपके लिए क्वेश्चंस भी वहाँ पे अपडेटेड मिले। ठीक है, और प्री और मेंस है, 2 एग्जाम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा पेपर बना के देंगे, तो उसको अपने को सोच के ही चलना है अपने को। तो देखो बीइंग टेस्ट जो होता है वो किसके लिए रहता है, सेंसरी न्यूरल डीफनेस को असेस करते हैं। तो ये एक प्रकार से कौन से टेस्ट के अंदर आता है, बोन कंडक्शन टेस्ट के अंदर। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ट्यूनिक फोर्क को यहाँ पे मेस्टोइड बोन के पास में लाके अटैच किया है। साथ में ये क्या है, ट्रेगर्स वाला पार्ट है अपने ईयर का, इसको एक थंब से क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो क्लोज कर रहा है, ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है पेशेंट में, क्वेश्चन क्या था अपना कि इन बीइंग टेस्ट ऑन अल्टरनेटिव कंप्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक, मतलब अपन जब बाहर से आप जो अकोस्टिक मीटर्स जो है ट्रेगर्स को, या फिर आप कह सकते हो उसको, अपन जब प्रेस करते हैं तो साउंड या तो बढ़ता है और या कम हो रहा है। इस टेस्ट को तो बोलते हैं क्या, बीइंग टेस्ट। किसके लिए करते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो मेस्टोइड पे एक
ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं, फिर अपन ट्रेगस को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या हो रहा है पेशेंट में, या तो साउंड बढ़ रहा है या साउंड कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे सबसे पहले एमसीक्यू वाली बात है कि ये टेस्ट किस प्रकार का है। इट इज द बोन कंडक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के दो रिजल्ट निकलते हैं। रिजल्ट निकलने से पहले एग्जामिनर क्या करेगा, अपने एल्बो से ट्यूनिंग फोर्क को टच करके वाइब्रेशन करेगा, फिर बाद में यहाँ पे मेस्टर्ड बोन पे लगाएगा। अब उसने मेस्टर्ड बोन पे टच किया है तो देखो उसको यहाँ पर साउंड कैसा सुनाई दिया, लाउडर साउंड। वो भी कब, जब ये क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, जब इसको ट्रेगस को क्लोज किया हुआ था पेशेंट को कैसा साउंड सुनाई दे रहा है, लाउडर साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब क्या हो गया, क्या कौन सा वहां पर हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है पेशेंट को, या फिर और ये कंडीशन, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है बीइंग पॉजिटिव टेस्ट। जब हमने इसको क्लोज किया तो पेशेंट को साउंड कैसा सुनाई दिया, लाउड साउंड सुनाई दिया। तो ये क्या मतलब, क्या डिनोट करता है ये टेस्ट, ये टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीइंग पॉजिटिव टेस्ट। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसको, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको साउंड कैसा सुनाई देता है, स्लो। तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को। ये कैसा टेस्ट हो गया, बीइंग पॉजिटिव टेस्ट। मगर जब बात करें अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले पेशेंट के अंदर, तो उनमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है जब हम ये टेस्ट करते हैं। नो चेंज इज अकर इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस पेशेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीइंग नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपके ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रकार के टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट important indication for surgical repair of a bicornuate uterus is। बाइकॉर्निएट यूट्रस का सर्जिकल रिपेयर करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशन क्या है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन। कि भाई बाइकॉर्निएट यूट्रस ऐसा क्या बार बार करता है, क्या इंडिकेट करता है जिससे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर तो इसको सर्जिकल रिपेयर करने की जरूरत ही पड़ेगी। The most important indication for surgical repair of a bicornuate uterus। तो देखो बाइकॉर्नेट जो यूट्रस होता है उसका सर्जिकल इंडिकेशन क्या है, हैबिचुअल एबॉर्शन। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पर, हैबिचुअल एबॉर्शन। अगर वो एक फीमेल है जिसके अंदर प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो हैबिचुअल एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अभी टाइम आ गया है कि उसका क्या किया जाए, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाए यूट्रस का। ऐसे तो फीमेल को आगे कंटिन्यू एबॉर्शन होते रहेंगे। तो यही अपना क्या रहेगा, एक बेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन रहेगा किसके लिए, सर्जिकल रिपेयर के लिए, क्या, बाइकॉर्नुएट यूट्रस के लिए। अब यहाँ पर आप सर्जिकल रिपेयर करोगे क्या, क्या मेथड रहता है, इस ऑपरेशन को कहेंगे क्या, तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं सर्जरी डन सर्जरी क्या होगी यहाँ पे, स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी। एमसीक्यू पूछे अगर आपसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर चॉइस ऑफ सर्जरी क्या होती है, तो वो है स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी। यहाँ पर उसको जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के जो हॉर्न्स रहते हैं इनमें यहाँ पे सूचर करके एक दूसरे के साथ में इसको
कनेक्ट कर देते हैं और इसको लास्ट में ऊपर खींच के इसको कंप्लीट एक नीचे वाली को एक सिंगल केविटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो अबॉर्शन ना हो आगे जाके फ्यूचर में, ठीक है, प्रिवेंट कर सके। अभी यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। जो राइट वाली स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल यूट्रस की स्ट्रक्चर है, और जो लेफ्ट वाली है वो कौन सी है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। ठीक है, दो यहाँ पे हॉर्न बन जाते हैं, ठीक है, और बीच में से यहाँ पे डिप्रेशन रहता है लोअर साइड में। बट यहाँ पर क्या रहता है कि अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है तो हो सकता है कि फीचर्स का यहाँ पे जल्दी यहाँ पे अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि इसको सर्जिकली रिपेयर किया जाए। और सर्जरी क्या होती है, स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी सर्जरी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रू अबाउट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में कौन सी जो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। प्लेजिटेड पैरासाइट होता है, फंगल इन्फेक्शन है, प्लूराइटिस कोज करता है, या फिर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फ्लैजेटेड पैरासाइट होता है। दूसरा, प्लूराइटिस की वाली कंडीशन कोज कर देता है। ठीक है, प्लूराइटिस इचिंग वगैरह होती है। इसके अलावा ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको ट्राइकोमोनियासिस। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल को सबसे ज्यादा होता है। जिसको ट्राइकोमोनियासिस होता है उसके वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। इन डिस्चार्ज में किस प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं ये, तो फ्रोदी क्रीमी डिस्चार्ज होते हैं, प्लस ग्रीनिश कलर्ड जिसके डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं ट्राइकोमोनियासिस के अंदर। एक और एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। कौन सी कंडीशन के अंदर सर्विक्स जो है वो स्ट्रॉबेरी के जैसे आपको दिखाई देता है, तो कंडीशन कौन सी है, ट्राइकोमोनियालिस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी यहाँ पे कोज रहता है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स का कोज क्या रहता है, ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। फंगल में तो कैंडिडा वगैरह वो देखने को मिलते हैं। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कोजिंग एक्यूट साल्पिंजाइटिस। एक्यूट साल्पिंजाइटिस कौन कोज करता है, कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है उसका, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, गोनोकोकल, या फिर ट्रेपोनोमा। क्या होगा आंसर अपना, कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कोजिंग एक्यूट साल्पिंजाइटिस। तो देखो साल्पिंजाइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, साल्पिंजाइटिस। और उसका कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर एक्यूट साल्पिंजाइटिस, एक्यूट साल्पिंजाइटिस का कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमन होगा, तो वो है गोनोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, आंसर क्या रहेगा अपना, गोनोकोकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू,
टीबी एंडोमेट्राइटिस कॉजेज इनफर्टिलिटी बाय, ठीक है, टीबी की वजह से जो एंडोमेट्राइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है वो क्या कोज करती है, इनफर्टिलिटी कोज करती है। कैसे? कॉजिंग एनोवुलेशन, डिस्ट्रॉइंग एंडोमेट्रियम ट्यूब ब्लॉकेज, सीलियरी डिसमोटिलिटी, या फिर ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? देखो यहाँ से अपने 5-7 एमसीक्यू बनेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ जेनाइटल टीबी, ठीक है, किसी को जेनाइटल टीबी है तो वहां पे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा उसमें? इनफर्टिलिटी। एमसीक्यू बना हुआ है ये। इसके बाद में सेकंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमन साइट फॉर जेनाइटल टीबी। जेनाइटल टीबी की मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है? तो ये रहती है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है 90% केसेज के अंदर क्या रहती है? फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद में टीबी जो है वो डिसेंड होके कहाँ पे आ जाती है? यूट्रस में। अब अपने आंसर पे बात करते हैं कि टीबी एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस यूट्रस की इंटरमोस्ट लेयर कॉज इनफर्टिलिटी बाय, किस प्रकार से इनफर्टिलिटी कॉज होती है? तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंडोमेट्रियम ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं। दूसरा सीलियरी जो डिसमोटिलिटी भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो ओवम वगैरह स्पर्म वगैरह आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीलियरी जो रहते हैं वहाँ पे जो सीलिया रहते हैं वो यहाँ पे उनमें डिसमोटिलिटी आ जाती है, वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, the spin barket of cervical mucus in a woman is maximum at one of the following phase of the cycle, ठीक है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है स्पिन बार्केट टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी मतलब साइकिल की कौन सी फेज के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम म्यूकस देखने को मिलता है? द स्पिन बार्केट ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज इन वुमन इज मैक्सिमम एट वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर सर्वाइकल म्यूकस मैक्सिमम देखने को मिलेगा? अर्ली प्रोलिफेरेटिव के अंदर, ओवुलेटरी फेज के अंदर, पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। इन सेशंस का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप, मैं एमसीक्यू एक बार डिस्कस करके रुक जाता हूँ, वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए करो। पॉज करने के बाद में अपना आंसर गेस करो, फिर बाद में आगे तक प्ले करो ताकि आपको पता लगे आपने आंसर सही दिया नहीं दिया। अगर मेरे साथ में चलते रहोगे तो वो तो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें, आपका उसमें क्या, ठीक है, आपका उसमें क्या से मीन्स ये कि आप क्या मेहनत कर रहे हो आंसर निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, वैसे वैसे तो आंसर निकल जाएगा आराम से, आपका भी ऐसे होगा कि हाँ चलो ठीक है हमें समझ में आ गया, बट समझने आने से नहीं। अब तो एग्जाम आपके नियर बाई, तो आपको भी पता होना चाहिए, तो आप पॉज किया करो, अपना करेक्ट आंसर गेस किया करो, फिर बाद में आगे फॉरवर्ड प्ले किया करो वीडियो को। तो कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज में मैक्सिमम सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलेगा? तो देखो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओवुलेटरी फेज, ठीक है, ओवुलेटरी फेज के अंदर सर्वाइकल म्यूकस क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्पिन बार्केट सर्वाइकल म्यूकस। और ये स्टेज जो होती है वो क्या रहती है?
मोस्ट फर्टाइल स्टेज। ज़्यादा यहाँ पे म्यूकस रहता है तो स्पर्म यहाँ पे क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है, और स्विम करके ये आराम से जो सर्विक्स को है उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसके लिए इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा म्यूकस होने की रिक्वायरमेंट होती है। और जो यहाँ वाला जो म्यूकस होता है, स्पिन बार्केट म्यूकस होता है, ये कैसा रहता है, स्ट्रेचेबल रहता है। जब हम स्पिन बार्केट टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अपन जो म्यूकस कलेक्ट करते हैं उसका अपन जब स्ट्रेचेबल वाला देखते हैं कि कितना स्ट्रेच होता है, तो 4 to 5 इंच तक जो है ये वाला म्यूकस स्ट्रेच होने की यहाँ पे क्षमता रखता है। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन में मिले या फिर आप जब प्रैक्टिकल करो, म्यूकस देखो और वो इतना स्ट्रेच हो रहा है, तो आपको समझना है कि अभी कौन सी फेज चल रही है, ओवुलेटरी फेज चल रही है या फिर स्पिन बार्केट टेस्ट होता है वो आपका। और इस सर्वाइकल म्यूकस का यहाँ पे कलर कैसा रहता है, एग वाइट। ठीक है, एग के जैसा व्हाइट कलर रहता है इस म्यूकस का, तो कलर देख के भी आप थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है। तो जो है म्यूकस को देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज चल रही है फीमेल में। एमसीक्यू काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन एमसीक्यू है प्री के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आपसे हम क्या करेंगे, मोर देन 15 to 20 एमसीक्यूज को हम सोल्व करते हुए चलेंगे, तो कि जितने जो ड्यू बचे हुए एमसीक्यूज हैं, जो मेरे पीपीटी बनाए हुए उतने ड्यू बचे हुए एमसीक्यूज है, मैं उनको कंप्लीट करवा दूं आपके प्री से पहले पहले। देखो, पर्ल इंडेक्स इज इंडिकेट, पर्ल इंडेक्स का क्या मतलब होता है, माल न्यूट्रिशन को बताता है, पॉपुलेशन को बताता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को बताता है, या फिर एलबीडब्ल्यू को बताएगा। पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। आंसर क्या रहेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। पर्ल इंडेक्स से आप क्या पता लगा सकते हो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का पता लगा सकते हो, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ना दे रखा हो तो अगर ये दे सकते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव कितना इफेक्टिव है वो भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, तो क्या बनता है, पर्ल इंडेक्स से सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बताया गया है। ठीक है, सबसे बेस्ट या फिर सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बताया गया है, तो वो क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्योंकि इसका जो पर्ल इंडेक्स होता है वो कितना होता है, एज पर HWI, इसका पर्ल इंडेक्स कितना होता है, 0.1 से लेके 0.5, ये रहता है इसका पर्ल इंडेक्स, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है OCP अकॉर्डिंग टू पर्ल इंडेक्स। HWI का क्या मतलब होता है, पर 100 वुमन ईयर। ठीक है, और इसका OCP का यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके सामने और उसका पर्ल इंडेक्स क्या है। तो इसके अंदर जो ओरल पिल्स को यहाँ पर सबसे कम स्कोर दिया गया है, मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और सबसे ज़्यादा जो रिदम मेथड को यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेलियर माना गया है। ठीक है, और जो कैलेंडर मेथड है उसको यहाँ पे 24 का स्कोर दिया गया है। ठीक है, और मेल कॉन्डम्स को यहाँ पे 2 to 14 का स्कोर दिया गया है, डायफ्राम को 12 का स्कोर दिया गया है। ठीक है, और आईयूडी को जो है वो कितना दिया गया है, 0.5 to 2.0 यहाँ पे स्कोर दिया गया है। और ये एमसीक्यू पूछे हुए भी हैं कि पर इंडेक्स इनका क्या होता है। तो आपको तो क्या करना है, आईयूडी का देखना है, ओरल पिल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, और कॉन्डम्स का आपको देखना है कि भाई कॉन्डम्स का पर्ल इंडेक्स कितना होता है। तो ये सभी आपको देख के जाना है एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट एमसीक्यू,
ड्यूरिंग पोमेरॉय मेथड ऑफ फीमेल स्टेलाइजेशन विच पोर्शन ऑफ ट्यूब इज लाइगेटेड। ठीक है, आप क्या करते हो, स्टेलाइजेशन करते हैं फीमेल को तो ट्यूब को लाइगेट करते हैं। ट्यूब कौन सी, फिलोपियन ट्यूब। अब एक टेक्निक होती है पेमरॉय मेथड। ठीक है, पेमरॉय मेथड से भी हम स्टेलाइजेशन करते हैं, तो वहां पर जो है वो ट्यूब के कौन से पोर्शन को लाइगेट करते हैं हम, इस्थमस एम्पुला, इस्थमो एम्पुलरी, या फिर कॉर्नुअल पार्ट। पेमरॉय मेथड से ट्यूब के कौन से पार्ट को लाइगेट करेंगे। मेथड्स याद होने चाहिए ट्यूबल लाइगेशन के। तो पेमरॉय मेथड से हम जो लाइगेट करते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, स्टेमो एम्पुलरी पार्ट। ठीक है, स्टेमो एम्पुलरी पार्ट को हम लाइगेट करके उसको कट करके उनको अपन सूचर कर देते हैं। परमानेंट मेथड होता है स्टेलाइजेशन का। अब हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, उनकी इमेज देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन जो अब आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये कौन सी इमेज है, किसकी इमेज है, पोमेरॉय टेक्निक की। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि ये जो आपको फिलोपियन ट्यूब दिखाई दी गई है, इसको स्टमो एम्पुलरी पार्ट को इसको हम लेते हैं और इसको अपन लाइगेट करते हैं प्लेन कैटगट से। लाइगेट करने के बाद में इसको रिमूव कर देते हैं। ये एक टेक्निक है, ये सिंपलेस्ट टेक्निक होती है। बस लाइगेट करो, रिमूव करो, वापस से सूचर करो। इसके अंदर चांसेस किसके रहते हैं, इसके अंदर चांसेस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ये जो डिस्टल पार्ट रहता है यहाँ पर क्या आगे रह सकता है आपका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस रह जाते हैं डिस्टल सेगमेंट के अंदर। और हील होने के बाद में ये आपको ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में लिंक नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वन जो टेक्निक आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, एरविंग्स टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, हम एक इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, सेम अपन यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट में इंसिजन लगाते हैं। इसको इंसिजन लगाने के बाद में इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम के अंदर इसको डाल दिया इंसिजन लगा के। और बाकी वाला बचा हुआ पार्ट आपको इस प्रकार से हील होता हुआ दिखाई देगा, जबकि प्रोक्सिमल पार्ट है इसको हम वापस से यूट्रस के अंदर लाके हमने इसको लगा दिया। अब इसका बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आजकल इतना ज़्यादा कॉमन काम में नहीं लिया जाता, मगर इसका बेस्ट ये है कि ये जो सी सेक्शन हम करते हैं, जिसको अंदर यूट्रस की ओपनिंग होती है, सी सेक्शन के टाइम पे ये करना इजी होता है। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक हो गई, इरविंग टेक्निक। अभी जो आपको टेक्निक दिखाई दे रही है ये कौन सी टेक्निक है, ये है पिचार्ड टेक्निक या फिर पार्कलैंड टेक्निक। इसके अंदर क्या करते हैं कि ट्यूब का एक हिस्सा ही अलग कर देते हैं। ठीक है, और बाकी के दोनों ट्यूब के साइड को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, ट्यूब का एक हिस्सा अलग कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, रिड्यूस द नेचुरल ट्यूब रीअटैचमेंट। ये कौन सा हो गया तरीका, पिचार्ड। इसकी सक्सेस रेट काफी अच्छी रहती है, तो गुड सक्सेस रेट। और जो नेक्स्ट टेक्निक आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी टेक्निक है, उचिता टेक्निक। उचिता टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड पार्ट को अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसको डायरेक्ट अपन हील होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि डायरेक्ट से यहाँ से जो फिमरी वगैरह से लिंक ही अपन नहीं रखेंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बस आपको कुछ नहीं करना, हो सकता है एग्जाम में किसकी इमेज दे दे और आपको पता होनी चाहिए कि कितनी प्रकार की यहाँ पे टेक्निक्स होती है फीमेल स्टेरिलाइजेशन करने की। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? पेमरॉय टेक्निक, जिसके बारे में एमसीक्यू पूछा था। स्तमो एम्पुलरी पार्ट को यहाँ पे लाइगेट करते हैं और रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में इरविन टेक्निक, उसके बाद में पार्कलैंड टेक्निक, उसके बाद में उचिदा टेक्निक। नेक्स्ट एमसीक्यू, या फिर अपन फिमरेक्टोमी भी कर सकते हैं, मगर इससे इतना सक्सेस रेट होता नहीं है। IUCD विथ मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। IUCD के साथ में मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के साथ में क्या है, मतलब किस कौन सी IUCD के साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा प्रोजेस्ट्रेट। ठीक है, प्रोजेस्ट्रेट के साथ में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इन द पेल्विक फ्लोर? पेल्विक फ्लोर की कौन सी लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है? कॉकिजिनस, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, लेवेटर एनी, या फिर ऑब्टूरेटर इंटरनस। लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल कौन सी है पेल्विक फ्लोर की? तो देखो, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मसल जो होती है वो होती है लेवेटर एनी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज के अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। खूब सारे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम इसी प्रकार से आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो या फिर क्लास के रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो, लाइक जैसे प्रीवियस क्लासेस मेरी थी कि उसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा करता था, तो आज मैंने क्वेश्चंस बढ़ाए और एक्सप्लेनेशन मैंने कम किया है। अगर पीछे वाली क्लासेस की तरह आपको अगर सेशन चाहिए तो आप वैसे ही बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अभी जैसा चल रहा है, लाइक आपको एमसीक्यू ज़रा सोल्व करवाया जाए, तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं आगे से आपके लिए उसी प्रकार से प्रिपेयर करूँ टॉपिक्स को और एमसीक्यूज़ को भी। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए? अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है? टेस्ट सीरीज़ किसके लिए? KGMU के लिए, क्योंकि अभी KGMU के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है KGMU जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा। ठीक है, तो हो सकता है नोट सेट और KGMU आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी। ठीक है, और साथ में ही देखो KGMU का जो पेपर है वो एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार का होगा? 60 MCQ आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे? टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है? प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है, तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है? ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है,
इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और बाकी की जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे। ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।